Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, again मैं एक important question paper लेके आई जो previous year का है. Previous year you can't say previous year, ये इसी साल का है जो इसी month में 8th of August को हुआ था और ये LT UKSSSC का पेपर है. इसकी ऑफिशियल आंसर कीज आ चुकी है तो इसको बार मैं एनालाइज कराना चाहती थी आपके लिए, क्योंकि आप अगर किसी भी तरह की कॉमर्स टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपके लिए काफी हेल्प करेगा ये. तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसके जितने भी आंसर होंगे आपकी ऑफिशियल आंसर कीज के अकॉर्डिंग ही मैं आंसर दूंगी. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. The process of converting the message into communication symbols is known as. हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, रीड में इंग्लिश में कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको इसको ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में, मतलब समझाने की कोशिश करूंगी. ठीक है, तो एक मैसेज को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके कम्युनिकेशन सिंबल्स में, तो उसको क्या कहते हैं. देखिए, जब एक सेंडर जो होता है मैसेज फॉरवर्ड करता है किसको, रिसीवर को, तो उस केस के अंदर वो कम्युनिकेशन सिंबल यूज करता है, अपने मैसेज को कन्वर्ट करता है. तो क्या करता है, वो एनकोडिंग करता है और उसको डिकोड कौन करता है, रिसीवर. तो एनकोडिंग कौन करता है, इसको सेंडर करता है. ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड. सैलरी टू अ विडो शैल बी टैक्सेबल. जो सैलरी होती है विडो को जो जैसे गवर्नमेंट सैलरी देती है, इन केस जैसे उसके हस्बैंड की कोई जॉब थी और वो इन केस उनका पास अवे हो जाते हैं, तो विडो को क्या मतलब सैलरी मिलती है. तो वो खुद ने तो कमाई नहीं है, ऑब्वियसली वो हस्बैंड के बिहाफ पे उसको मिलती है. तो वो क्या होगी, ये किस पर टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड. एक्सट्रेंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज. जो हमारे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहते हैं रेखी अभिक्रमित अनुदेशन, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन. ओके, राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. इन कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय. जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज की जाती है. तो कह रहा है जो उसको प्रिपेयर कौन करता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को. डेफिनेटली जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कौन होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर होता है. तो कौन प्रिपेयर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर करेगा. राइट ऑप्शन क्या रहेगा. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड बाय. जो हम देखिए, जब पार्टनरशिप है हमारी, उसके अंदर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब पुनर्मूल्यांकन कर रहे लाभ और हानि का, जो भी उसके पास असेट्स थी उनका. ठीक है, कि प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ. तो कह रहे हो कौन शेयर करेगा, तो डेफिनेटली जिन्होंने उस पर काम किया, जिसने कमाया है अभी तक, राइट. कौन है वो, ओल्ड पार्टनर्स है. तो फिर किस में जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये ओल्ड पार्टनर्स. रिवैल्यूएशन किसके लिए हेल्पफुल रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. गिवन है आपके पास ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%, डेटर वेलोसिटी दे रखी है 2 मंथ्स, अमाउंट ऑफ डेटर विल बी. हमें डेटर की अमाउंट निकालने की, यहाँ पे डेटर कितने होंगे. ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. ओके, तो हमारी जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो से हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो से हम निकाल सकते हैं क्या, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, तो इससे हमें नेट सेल मिल सकती है, राइट. तो नेट सेल अगर हमें मिल जाती है तो उसके बेस के ऊपर हम क्या निकालेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे और फिर हम अपने डेटर्स निकालेंगे. फाइन. तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ये देख लेते हैं. आपके पास ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या रहेगा, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100. ओके, इसके बेस पे हम क्या देख सकते हैं, क्या निकला हमारा ग्रोस प्रॉफिट, हमारा क्या निकला, ग्रोस प्रॉफिट हमारा 20 और 60,000 हमें ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, जो 60,000 हमारा ग्रोस प्रॉफिट है, अपॉन नेट सेल हमें निकालनी है इनटू में 100. जब इसको सोल्व करेंगे, नेट सेल हमारे पास क्या आएगी, 3 लाख. ओके, अगर हमारे पास नेट सेल आ गई और वेलोसिटी हमें दे रखी कितने की, 2 मंथ्स की, तो वेलोसिटी हमारी है 2 मंथ्स की. ठीक है, और ये मंथ्स में दे रखा है तो 12 मंथ्स अपॉन
डेटर टर्नओवर रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डेटर टर्नओवर कितना आएगा, 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, राइट। तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमारा आया 6। यहाँ पे दो चीजें हमारे पास आ गई, एक तो नेट सेल आ गया और एक डेटर टर्नओवर रेशियो हमारे पास आ गया। अब हम डेटर टर्नओवर रेशियो से हम हमारे डेटर निकाल सकते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल, यहाँ पे हमारे सेल सिर्फ 3 लाख है तो हम इसको क्रेडिट ही मान के चलेंगे। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमारा था 6 इज इक्वल टू 3 लाख हमारी कितनी है, सेल है हमारी 3 लाख की, ओके। और हमारे डेटर हमें निकालने हैं, ठीक है, एवरेज रिसीवेबल हमें निकालने हैं, ये हमें डेटर निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, 6 को यहाँ पे 5 आ गया तो मतलब बन गया हमारा 50,000। इट मीन्स डेटर हमारे क्या निकले 50,000। तो राइट ऑप्शन क्या हमारा रहेगा, डी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज 7th। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। जो हम ट्रांजैक्शन जर्नल में डालते हैं, रोज नामचे में सौदे की प्रविष्ट को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग, ओके। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आंसर रहेगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। इसमें पूछ रहा है, इफ सब्सक्रिप्शन इज लेस देन which of the following percentage of the company the process of issuing share will not be continued। इसमें कह रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन है हमारा किससे कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी है, इश्यू कर रही है शेयर्स को, तो सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट कितना आना चाहिए कंपनी के पास। बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन था, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक्स आते हैं। तो 90% से कम नहीं होना चाहिए जो सब्सक्रिप्शन आता है हमारे पास। अगर उससे कम होता है तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है, और आपको जो एप्लीकेशन मनी जितनी मंगवाई है वापस करनी पड़ती है कंपनी को। तो उस केस के अंदर कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स को हायर कर देती है। इन केस उनके पास ऐसा होता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन आता है तो जितने भी बचे हुए हैं उनको 90% कंप्लीट करने हैं, तो उस केस के अंदर वो क्या करेंगे, अंडरराइटर को दे देते हैं, ठीक, अपने शेयर्स। तो राइट ऑप्शन रहेगा 90 की एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना ही चाहिए, ओके। देन नाउ ये 9th क्वेश्चन आपके सामने। इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो आपके जो डबल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट के कितने पार्ट होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, एक असेट होती है, एक लायबिलिटी होती है ना। तो 2 ही पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बैलेंस शीट को, राइट ऑप्शन रहेगा 2। नाउ 10th, एट प्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। वर्तमान में विदेशी विनिमय व्यवहार के नियंत्रित होते हैं कौन। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है उसको कंट्रोल करता है फेमा, ठीक है। देखिए फेरा जो था वो था 1973 में, इसको अमेंडमेंट करके 1999 में फेमा ले आए। अब ये फेमा के कंट्रोल में क्या आती है, फॉरेन एक्सचेंज, और फेमा किसका पार्ट है, हमारा आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई की एक बॉडी है ये फेमा, जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस होती है उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th है। द अंडरराइटिंग कमीशन इन द केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर कैन नॉट एक्सीड। इसमें पूछा है ऋण पत्रों के निर्गमन की दशा में अभिगोदक कमीशन निम्नलिखित में से ज्यादा नहीं हो सकता। तो माय डिफरेंस ऑफ 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फाइन, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड टर्म। ये सीडीपी का क्वेश्चन है। जो हम ह्यूरिस्टिक मेथड लगाते हैं, जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड दिया गया है उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। तो करेक्ट सीक्वेंस इसका क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर उसके अंदर जो उसके फैक्ट्स हैं उनको डिस्कवर करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट उसके अंदर हाइपोथेसिस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे उसके ऊपर। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी। नाउ द नेक्स्ट इज हियर, दैट इज अ रेवेन्यू रिलेट्स टू। जो हमारी रेवेन्यू है, आगम, रेवेन्यू किससे रिलेट करती है। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हमारे एज ए रेवेन्यू हो सकती है, डिविडेंड रिसीव होता है वो भी एक तरह से हमारा रेवेन्यू हो सकता है, रॉयल्टी अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो भी रेवेन्यू हो सकता है। तो तीनों ही हो सकते हैं, राइट ऑप्शन रहेगा डी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज फ्रेम्ड इन। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था कब आया था, ये भी बड़ा सिंपल सा लड्डू क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, सभी को पता होगा। हम
रेंडमली इसको यूज करते हैं, दैट इज ईयर 1912, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था, इसको फ्रेम किया गया था। फाइन, नाउ दैट इज अ 15 क्वेश्चन, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, जो हमारी कनेक्शनिज्म की थ्योरी है ये किसने दी थी, संबंधवाद। तो ये माय डियर फ्रेंड्स ये दी थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। सीडीपी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और लर्निंग बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वेंटेड, ये भी बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सभी ने इसका इजीली आंसर दिया होगा और अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो भी आप दे पा रहे होंगे। राइट ऑप्शन रहेगा बी। 17 देख लेते हैं, by whom the 16 PF questionnaire personality is made of, जो पर्सनैलिटी के 16 PF क्वेश्चनायर थे वो किसने दिए थे। व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा है इसके अंदर। तो ये भी लर्निंग बेस्ड है, रेमंड बर्नोल्ड कैटल ने दिया था ये, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, which of the following is financial incentive, हमारा फाइनेंशियल मतलब मनी के रूप में हमें कोई इंसेंटिव मिलता है तो हम उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। प्रमोशन हो रहा है, अब प्रमोट तो हो रहे हो लेकिन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। जॉब सिक्योरिटी, आपको एश्योरेंस मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में तो एक तरह से आपको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी। एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन, ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। 19 क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग मेथड द न्यू रूल्स और प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जांपल। एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो एक ऐसा मेथड जिसके अंदर पहले एक टीचर क्या देती है, एग्जांपल देती है और उसके बाद रूल्स को समझाती है फॉर्मुलेट करके, उस मेथड को क्या कहते हैं। ये भी सीडीपी का क्वेश्चन था। राइट ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड, इसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, जिसके अंदर पहले जो टीचर है बच्चों के सामने एग्जांपल देती है एंड देन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताती है। फाइन, नाउ 20, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब अकाउंटिंग का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं लॉसेस को, लेकिन हम किसको कंसीडर नहीं कर सकते, जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उनको। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल कहता है आपको, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादिता की अवधारणा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, हमें पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। एक साल में आपको 6000, नेक्स्ट में 13 एंड उससे नेक्स्ट में हुआ 8000 का प्रॉफिट। ओके, द वैल्यू ऑफ द गुडविल, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल बतानी है एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हमें 3 इयर्स की प्रॉफिट दे रखी है और 2 इयर्स का परचेज दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं। देखो इन तीनों से हमें क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, मतलब इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया। और कितने इयर्स का निकालना है, 2 इयर्स का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, 6000, 8040 एंड 13000 अपॉन करेंगे 3000 तो 9000 आएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ, चलो मैं बताती हूँ। 6000 प्लस 13000 प्लस 8000 अपॉन 3 करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा हमारे पास। एवरेज जो हमारे पास आया 9000, अब इनटू कर देंगे 2 इयर्स का दे रखा है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 18000। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी। 22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम इन द टेस्ट, जब एक हमारे पास टेस्ट है, मतलब कोई टेस्ट है उसके अंदर सैंपल साइज है और उस सैंपल साइज के अंदर हम अपने आइटम्स को इंक्रीज कर देते हैं उनके नंबर्स को, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, टेस्ट की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जितना बड़ा हमारा सैंपल साइज होगा उतने ही टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। राइट, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सी, रिलायबिलिटी इज इंक्रीज्ड, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। 23rd, अब इसमें पूछा स्कैलोग्राम मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट वाज प्रोपेगेटेड बाय, तो जो हमारा 23rd में स्कैलोग्राम, अभिवर्ती मापन की स्कैलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा है इसमें।
तो माय डिफरेंस ये लर्निंग बेस्ड है, ये थ्रस्टर ने दिया था, तो इसका आंसर रहेगा सी। ओके। 24th, which of the following is source is included for the calculation of the cost of capital? देखिए जब हम अपनी जो हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं कैपिटल के, और उनकी हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। जितने भी सोर्सेज है उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास इक्विटी, रिटेन अर्निंग और डिबेंचर, इन सबको मिलाकर एक हमारे पास जो कैपिटल है उसका एक्चुअली कॉस्ट कितनी पड़ रही है, जो कि हमें हर हाल में उसको रिकवर करना है, राइट। तो क्या होगी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन तीनों को ही हम इंक्लूड करेंगे जब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है। मतलब पूंजी की लागत की गणना हेतु निम्नलिखित में को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, उपयुक्त सभी। 25th, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता। देखिए बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या रहेगा, माना ही नहीं जाता, ठीक है, वो क्या होगा, वॉइड होगा, व्यर्थ होगा। राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी, कि मतलब अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो एटलीस्ट इसके अंदर आपका कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी, दोनों ही पार्टी के लिए। 26th, बैलेंस of forfeited share account after issue of the forfeited share transferred to, हमारे पास कुछ forfeited share थे, उनको रीशू कर दिया, लेकिन अभी जो हमारा अकाउंट है forfeited का उसके अंदर कुछ बैलेंस रह गया, तो अब इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए जो हमारा रीशू करने के बाद जो बैलेंस बच जाता है वो हमारा कहाँ जाएगा, पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। 27th, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड इन, जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है AOA कंपनी का, जिसके अंदर रूल एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, तो कहते हैं किस में डिफाइंड किया गया है, मतलब डेफिनेशन कहाँ दी गई है इसकी, तो उसका है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, ठीक है। राइट ऑप्शन रहेगा इसका सी, ये लर्निंग बेस्ड है, इसको लर्न कर लीजिएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। 28th, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, अगर आपको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए मतलब वित्तीयकरण का अंतरराष्ट्रीय साधन, मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए तो दोनों ही तरह से आ सकता है, FDI से भी, ADR या GDR से भी, ठीक है, दोनों ही रूप में हम एक तरह से सोर्स ले सकते हैं फाइनेंस का। राइट ऑप्शन रहेगा सी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च इज, अब जब एक्शन रिसर्च कर रहे हो तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, ठीक है, तब ये तो आप रिसर्च करेंगे किसी चीज के ऊपर। तो राइट ऑप्शन रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप इसका रहेगा बी, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नाउ 30, वर्किंग कैपिटल मींस, हमारी वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, ये भी सिंपल लड्डू क्वेश्चन था। मींस माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास 100 क्वेश्चन है, 30 हो चुके हैं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन में। 31, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन गुडविल, देखिए जो हम गुडविल के ऊपर, गुडविल हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, क्या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, एन्युटी मेथड से, न्यूमेरिकल मेथड से, तो इन तीनों से ही नहीं होता, ये किससे होता है, अमोर्टाइजेशन मेथड से हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं गुडविल के ऊपर, तो आंसर होगा इसका नन ऑफ अबव। 32, सब्रोगेशन is when the dash step into the shoe of the creditor, प्रस्थापन वह होता है जब डैश लेनदार के अधिकार प्राप्त कर लेता है। सब्रोगेशन कब होता है, जब श्योरिटी, यहाँ पे श्योरिटी होगी मतलब प्रतिभू, स्टेप इनटू द शू ऑफ द क्रेडिटर, लेनदार के अधिकार प्राप्त कर लेता है, मतलब अब उसकी क्षतिपूर्ति करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार उस प्रॉपर्टी पे हो जाता है, वो सब्रोगेशन कहलाती है, ठीक है, क्योंकि क्षतिपूर्ति हो गई, अब जो उसके अंदर जो असेट के ऊपर क्षतिपूर्ति उन्होंने की है, तो जो बचा हुआ माल जो भी रह गया वो किसके पास चला जाएगा, मतलब उसके ऊपर अधिकार किसका हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का। नाउ 33, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन, एक पार्टनर है
जिसका एसोसिएशन है पार्टनरशिप फर्म के साथ, लेकिन जनरल पब्लिक से वो अननोन है, मतलब सीक्रेट है, पब्लिक नहीं जानती कि ये इस कंपनी इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये वाला मतलब पर्टिकुलर पार्टनर है या नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, सीक्रेट पार्टनर। बड़ा लड्डू क्वेश्चन था, सभी को पता है इसके बारे में। नाउ 34, आफ्टर द डिबेंचर redeemed, the balance in the sinking fund account is transferred to। मान लीजिए कंपनी है, अपने डेबेंचर्स को रिडीम कर देती है, और रिडीम करने के बाद भी सिंकिंग फंड के अंदर कुछ अमाउंट रह जाता है, तो वो कहाँ ट्रांसफर करेगी। तो माय डिफरेंस, जो सिंकिंग फंड होता है वो बनाया कहाँ से जाता है, जितने भी हमारे प्रॉफिट एक कंपनी अर्न करती है वो जनरल रिजर्व में डालती है, ठीक है, उस क्योंकि वो अपने एक सेट ऑफ करती चलती, थोड़ा बहुत पैसा एक इस अकाउंट में सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देती है अपनी प्रॉफिट में से, तो डेफिनेटली वापस वो किस में जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा। राइट ऑप्शन रहेगा डी। Which of the following centers do not exist in the responsibility accounting? Responsibility accounting के अंदर कौन कौन से सेंटर होते हैं और इनमें से कौन सा नहीं है। तो जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब उत्तरदायित्व केंद्र की बात करें, मतलब कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है एक सेंटर को कि ये आपकी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये वाले सेंटर तो होते हैं प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, लेकिन सेल जो हमारा बिक्री केंद्र है वो नहीं होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन रहेगा 30। 36 क्वेश्चन इज आस्किंग, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, 2009 में। लागू कब हुआ था, 2010 में। सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन प्राइवेट सेक्टर। जो स्कूल में काम करते हैं उनको, जो टीचर्स हैं उनको बहुत इजीली इसका पता होगा, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। राइट ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग कितनी सीट, कितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स हैं रिजर्व है किन के लिए, इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड स्टूडेंट होते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ सोसाइटी के चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व होती है प्राइवेट स्कूल्स में, वो कितनी होती है, 25%। राइट ऑप्शन रहेगा बी। इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%, प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट के ऊपर 25, मान लीजिए प्रॉफिट है आपका 25 और कॉस्ट है आपकी 100, क्योंकि 100 पे ही तो परसेंटेज निकलता है, तो मान लीजिए ये आपका प्रॉफिट है और ये आपकी कॉस्ट है। ओके, देन द प्रॉफिट ऑन द नेट सेल, सेल के ऊपर आपसे प्रॉफिट पूछा है, तो यहाँ पे आप देखिए तो कितनी बनी, 1/4 बनी ये, और एक्चुअली सेल हम लगा के चले तो सेल क्या होती है हमारी, प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 प्लस 100 कितने हो गए, 125। तो इसके ऊपर अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 25% हमें इस पर निकालना है सेल के ऊपर, तो कितनी होगी, 15 होगी, और 15 100 का कितना होता है, 100 का 1/5 कितना होता है, 20%। राइट ऑप्शन रहेगा सी। मतलब इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इसका बेसिक आपको पता है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के भी, क्योंकि आपको 1/4 ही रखा है और आपको पता होना चाहिए जो 1/5 होगा वही। अगर आपको 25% मिल गया किसके ऊपर, कॉस्ट पे, तो सिंपल सी बात है सेल पे कितना रहेगा, 1/5 रहेगा, और कितना रहेगा 1/5, 100 का कितना होता है 20%। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी। ओके, नाउ द 38, इन साइकोलॉजी to show oneself like any other person by the person belongs to which defense strategy। एक साइकोलॉजी के अंदर एक पर्सन अपने आप को किसी और जैसा देखता है, तो कौन से डिफेंस स्ट्रेटेजी में अपने आप को पाता है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आएगा माय डिफेंस, आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपनी जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, मान लीजिए मैं कैसी बनना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी बनना चाहती हूँ, तो मेरी आइडेंटिफिकेशन मतलब को अपने आप को आइडेंटिफाई उसके अंदर कर रही हूँ, ठीक है। आप किसी को अपने आप को किसी और जैसा देखना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत आप आएंगे। 38, which of the following is not governed by any specific act। तो माय डिफरेंस इसमें पूछे हैं कि इनमें से किसके लिए स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, बहुत इजीली आप आंसर दे सकते थे। जैसे पार्टनरशिप का आपको 1932 का पता होगा एक्ट का, कंपनी के लिए 2013 है,
ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हम पीछे किया था 1912 है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी एक्ट अभी तक आया नहीं है, इसको कोई गवर्न नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए। 14 क्वेश्चन, व्हेन शेयर्स आर forfeited the share when shares are forfeited the share capital account is debited with, जब अंश अवहरित किए जाते हैं तो अंश पूंजी डेबिट की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम फोरफिट करते हैं शेयर्स को तो कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट करते हैं? कैपिटल अकाउंट को, जितना हमने मंगवाया था और कुछ आया नहीं तभी तो हम फोरफिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली किससे करेंगे? कोल्ड अमाउंट से, कि हमने कितना मंगवा लिया इसके ऊपर, उसको किस जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा ए। नाउ कैपिटल दे रखा है, कैपिटल इंप्लॉयड है आपका 20,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, नॉर्मल रेट दे रखा है 10%, और आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट आपका दे रखा है 3 लाख, माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 10% नॉर्मल रेट है, तो 20 लाख के ऊपर, ये माइनस का है यहाँ पर डिडक्ट करना में, 20 लाख के ऊपर इसका 10% निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना रहेगा? 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 3 लाख, 3 लाख ऐसे कर देती हूँ डायरेक्ट, 3 लाख माइनस 2 लाख, कितना बचेगा आपका सुपर प्रॉफिट? 1 लाख। सुपर प्रॉफिट आएगा 1 लाख, तो राइट ऑप्शन रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो, देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 70%, आपको नेट प्रॉफिट रेशियो बताना है आपको। यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास मान लीजिए आपकी इनकम, आपको रेवेन्यू हुआ 100 का, जिसमें से ऑपरेटिंग रेशियो मतलब आपके एक्सपेंसेस कितने थे? 70, तो बचे कितने आपके पास? प्रॉफिट एक्चुअल कितना बचा? 30 तो बचा। राइट ऑप्शन है बी, 30%। समझ रहे होंगे ना ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? आपके एक्सपेंसेस को बताता है ना, तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी। ओके, 43 क्वेश्चन है। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the term of the money transactions and events which are in the part or at least of financial character and interpreting the results thereof defined by। ये किसने दी थी? डेफिनेशन दे रखी है आपको अकाउंटिंग की, तो किसने दी थी माय डिफेंस की? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। राइट ऑप्शन इसका सी। ओके, 44 क्वेश्चन देखते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है प्लस परचेज दे रखा है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकलेगा आपका? जब आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, साथ में परचेज आपने ऐड कर दी और साथ में आपने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे सेल्स नहीं है, आप ये देखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? राइट 44 का रहेगा डी, मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं है। अगर सेल होता तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं दे रखा आपको, तो मटेरियल कंज्यूम्ड आपका इससे निकलेगा। मेड्स रिसीट इज इशूड बाय, मेड्स रिसीट कौन देता है? इसको कैप्टन ऑफ शिप देता है कि हमारे पास सामान आ चुका है, माल लद चुका है किसके अंदर? शिप के अंदर। तो ये कौन, इसको कौन इशू करता है? कैप्टन ऑफ शिप। राइट ऑप्शन रहेगा बी। 46, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट इज गिवन टू, अगर आप कंसाइनमेंट गुड्स सेंड कर रहे हो कंसाइनमेंट पे, तो डेबिट किसको करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को करेंगे। राइट ऑप्शन रहेगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट आपको पता है एनपीओ के लिए बनता है, नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए क्या अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, ये पूछा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए किसकी बात करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। इट शोज कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स। यस, जब रिसीट और पेमेंट अकाउंट हो तो उसके अंदर जितने भी कंपनी के, जो जितने भी मतलब एनजीओ के या किसी भी कंपनी के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जितने भी कैपिटल रेवेन्यू आइटम हो सबको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल से हो या रेवेन्यू आइटम हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब इसको रेवेन्यू मतलब दोनों तरह के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको पी&एल अकाउंट कैसे कह सकते हैं? तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है ना। सिमिलर टू पी&एल अकाउंट नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पी&एल अकाउंट जैसा नहीं होता, लेकिन बैलेंस
रिप्रेजेंट कैश बैलेंस एट द एंड, लेकिन हाँ इसके अंदर जितना भी लास्ट में जो बैलेंस बच जाता है वो कैश बैलेंस को बताता है। इट इज समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, यस ये एक समरी होती है कैश ट्रांजेक्शन की। तो क्या डज नॉट अप्लाई, तो ये क्या अप्लाई नहीं करता है यहाँ पर, बी, ये एक पेंडल अकाउंट जैसा नहीं है, ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा बी। 48 ए कॉन्सेप्ट लर्न्ड बाय अ स्टूडेंट इन हिस्ट्री, एक कॉन्सेप्ट लर्न किया हिस्ट्री के, मतलब हिस्ट्री की क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने कुछ कॉन्सेप्ट लर्न किया एंड इट इज यूज्ड बाय हिम इन हिंदी क्लास, दिस इज एग्जांपल ऑफ, इसमें कह रहा है एक स्टूडेंट था जिसने एक कॉन्सेप्ट सीखा किसके अंदर, हिस्ट्री की क्लास के अंदर, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं हिंदी की क्लास के अंदर, मतलब कुछ पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है ना ऑब्वियसली। जब आप इसको इन ऑप्शंस को देखेंगे तो बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते थे, जो है पॉजिटिव ट्रांसफर। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन इंडिया, लड्डू क्वेश्चन है, टैली है जो यूज किया जाता है इंडिया में, काफी पॉपुलर है, सभी यूज करते हैं अकाउंट्स में। 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, देखिए यहाँ पे एक ड्रॉइंग कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय, रेगुलरली कर रहा है एंड ऑफ द मंथ, मतलब जैसे मान लीजिए 1 जनवरी से कोई मंथ स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है कोई मंथ 31 दिसंबर तक, ठीक है, मान लीजिए उसने 31 जनवरी को मतलब रेगुलरली किस पे कर रहा है वो, एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी को उसने निकाला, तो ऑब्वियस ही बात है जनवरी का तो उस पर लगेगा नहीं, एक महीने का तो कट गया उसका, है ना, तो और लेकिन ये नेक्स्ट जितने भी 11 मंथ है उस तक उस पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट उस पे चार्ज किया जाएगा, तो मतलब हम कह सकते हैं 11 मंथ्स। इसका देखिए सिंपल सा मेथड बताती हूँ कि आपका 11 मंथ्स तो हो गए, प्लस में जो लास्ट मंथ होगा दिसंबर जो लास्ट मंथ होगा वो 31 दिसंबर को निकालेगा, पैसे ड्रॉ करेगा, जो अगर यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो इस मंथ का तो लगेगा नहीं, तो मतलब कह सकते हो लास्ट में तो कुछ इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं उसके ऊपर, जीरो, तो मतलब यहाँ पे 11 प्लस 0 अपॉन 2, इसका एवरेज कितना रहेगा 5.5, तो मतलब इसको कितने मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट लगेगा 5.5 मंथ्स का। ओके, आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट पता होगा वैसे। ओके, नाउ द 51 क्वेश्चन, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीगेशन किसका होता है, अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट ऑप्शन रहेगा ए। अब 52 क्वेश्चन है, इसको मैं रीड कर दूंगी, ब्लर है ये, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ओके, मोहन्स ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स फॉलोइंग, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लीजिएगा इधर, मोहन्स ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मोहन का ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, जिसके अंदर बेड डेट्स दे रखे 800 के, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दे रखा जो पुराना था वो 3000 का प्रोविजन बना रखा उसने, मतलब इसके पास बेड डेट्स थे 800 के, प्रोविजन जो उसने बना रखा था 3000 का बना रखा था। इट इज डिजायर टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर द बेड डेट्स ऑफ द 2000, अब ये किसका डिजायर कर रहा है, वो चाहता है वो 2000 का क्या बनाए, नया प्रोविजन बनाए। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी, तो इसके अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा ये पूछा है। देखिए बैड डेट्स जो हमारे थे 800 थे, ठीक है, और ओल्ड प्रोविजन कितना था 3000 का था, न्यू प्रोविजन है हमारा 2000 का। ओके, तो अगर हम देखें बैड डेट्स थे हमारे पास 800 के प्लस न्यू प्रोविजन हमारा 2000 का जो हम बनाना चाह रहे हैं, और ये हमने प्रोविजन पहले से जो बना रखा 3000 का बना रखा था, तो डेफिनेटली जो हम इसके अंदर कुछ अमाउंट हमारे पास रहेगा, है ना, इन दोनों को डिडक्ट करने के बाद मतलब पुराना जो हमारे बैड डेट्स थे और नया प्रोविजन जो बना रहे हैं ओल्ड में से डिडक्ट कर देंगे, तो कितने कितने बचेंगे हमारे पास 200 रुपीज। अब ये 200 रुपीज कहाँ जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है ये पिंडल के हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, 200 टू बी क्रेडिट टू द P&L अकाउंट। अगर ये ज्यादा होते, मान लीजिए हो सकता है प्रोविजन उसको ज्यादा का बनाना पड़ रहा तो उसको नुकसान ही होता, तो वो फिर क्या करता, डेबिट करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, a company cannot issue its share at discount under which of the following section of the Companies Act 2013,
हमारा 2013 एक्ट कहता है कि कोई कंपनी है ना शेयर को इश्यू नहीं कर सकती डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन पार पर और प्रीमियम पर कर सकती है। लेकिन जो ये उन्होंने जो प्रोविजन बनाया है किसका कि वो कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी डिस्काउंट के ऊपर शेयर इश्यू नहीं करती। तो कह रहा हूँ कौन से सेक्शन में दिया गया है ये पूछा है, तो ये किस पे दिया गया है, सेक्शन 53 में। राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी। ओके, लर्निंग कर्व्स रिप्रेजेंट्स बाय ग्राफ इज, जो हमारा अधिगम का वक्र है, मान लीजिए अब अधिगम का वक्र है, आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, ये पूछ रहा है इसमें। तो माय डिफरेंस इसमें प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ लर्निंग की भी जरूरत पड़ेगी, रेट ऑफ रिटेंशन और रेट ऑफ फॉरगेटिंग, इन तीनों की हेल्प से ही हम क्या लर्निंग कर्व को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ग्राफ के अंदर। राइट ऑप्शन रहेगा डी। इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू विच फेज ऑफ टीचिंग, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से, मूल्यांकन हम कब करते हैं, मान लीजिए हमने कोई यूनिट पढ़ा दी बच्चों को, उसके बाद ही तो मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा। तो ये किस में आता है, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में, कि आपने पहले उन बच्चों को सिखाया और फिर उसके ऊपर इवेल्युएशन करने कि बच्चे ने कितना सीखा। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। क्रेडिट कंट्रोल इज मेन फंक्शन, हमारे देश के अंदर जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको करता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, राइट ऑप्शन इज ए। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल, थोड़ा यही पेज ब्लर था, नेक्स्ट जो आएगा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, टेंशन नहीं रहेगी उसमें। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर क्वालिटी, इसमें कह रहा है जो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किस संबंधित है। मान लीजिए टीचर है और वो अपने स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पा रहा है, अच्छे से जानता है कि मेरे बच्चा जो मतलब पर्टिकुलर जो भी एक एक बच्चे के डिफरेंसेस को जानता है कि मेरा बच्चा कैसे सीख सकता है, इसको सिखाने का क्या तरीका है, ठीक है। तो वो किस तरह की क्वालिटी टीचर के लिए, वो क्या उसकी प्रोफेशनल क्वालिटी है। राइट ऑप्शन रहेगा व्यवसायिक गुण बी। नेक्स्ट पेज है ये आपके लिए बिल्कुल साफ रहेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, मुझे भी और आपको भी, ठीक है। उसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ रहा था। 58 द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इसमें पूछ रहा है मुद्रास्फीति की स्थिति जब होती है तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है। मान लीजिए आपके पास आप आलू लेने गए, आलू मिल रहे हैं तो 20 रुपए किलो, ठीक है, 1 केजी पर केजी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन आप आफ्टर 7 डेज जाते हो तो आलू मिल रहे हैं आपको 25 केजी, तो डेफिनेटली क्या बन रही है, आपकी मुद्रास्फीति तो मिल रही है यहाँ पर, मतलब मुद्रास्फीति की सिचुएशन बन रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आलू की कीमत बढ़ गई है ना, जो चीज आपको 20 रुपए की मिल रही थी वो 25 में मिल रही है, तो आलू की तो कीमत बढ़ गई, लेकिन जो आपकी मनी है उसकी वैल्यू गिर गई है। तो जब बात करते हैं मुद्रास्फीति की या इन्फ्लेशन की, तो क्या होती है, मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है, दैट इज द डिक्रीजेस, है ना। राइट ऑप्शन रहेगा बी। 59 डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो हमारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था किसने दिया था, ये एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था, इसको लर्न कर लीजिए, कई बार पूछा गया है और बेसिक क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड है। 60 अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंपल्सरी फ्रॉम विच क्लास, जब हम बात करें एनसीएल की 2005 की, तो इसमें कह रहा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को कब से कौन सी क्लास से कंपल्सरी कर दिया गया है, वो कब कहां से किया गया है, क्लास फर्स्ट से। ओके, पहले किस में आता था, आफ्टर 5th क्लास आता था, मतलब 6th क्लास से कंपल्सरी होता था, लेकिन अब जो 2005 की बात करें एनसीएल की एनसीएफ की, तो उसने फर्स्ट क्लास से कंपल्सरी कर दी है इंग्लिश लैंग्वेज। 61 which of the following insurance is not based on the principle of indemnity contract, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। देखिए माय डिफरेंस, जब आप बात करते, देखो एक लाइफ होती है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे याद रखिएगा, एक इंसान की जिंदगी को हम उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है। तो राइट, किस बेस पर नहीं है ये पूछा है, तो किस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे ये लागू नहीं होता, लेकिन
फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, या कोई एक्सीडेंटल है, कोई भी किस तरह का इंश्योरेंस है, उसमें क्षतिपूर्ति हो सकती है। इंडिमनिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, ये क्षतिपूर्ति तो यहाँ पे तो हो सकती है, लेकिन लाइफ की कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। यहाँ पे सिर्फ अश्योरेंस मिलती है, नथिंग एल्स, राइट। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चलो बताते हैं इसको। 62, इफ रेट ऑफ रॉयल्टी 27/2 पैसे पर टन एंड ₹82 8,250 वर पेड एज अ रॉयल्टी, देन द प्रोडक्शन इन क्वालिटी शुड बी। प्रोडक्शन की क्वांटिटी पूछी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पर टन आपको कितने दे रखा है, पैसे कितने दे रखा है, ये 27 बाई क्या बोलते हैं, मतलब इसको क्या बोलेंगे यार, 27.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब ये 100 में से एक रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। ये 100 पैसे में से कितना दे रखा है, 27/1/2 दे रखा है, ठीक है। 27/1/2 दे रखा है, मतलब 27.50 पैसे दे रखा है आपको, कितने पे, 100 पे। 100 रुपए पे कोई भी, 100 में से कोई भी चीज होती है परसेंटेज में होती है, लेकिन हमें वो चीज नहीं चाहिए। यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये चीज वैल्यू कितने में है, पैसों में है, सॉरी रुपए में है, और ये पैसों में दे रखी है। तो रॉयल्टी पे क्वांटिटी निकालेंगे तो 82/50 अपॉन, तो 27 इंटू 2 प्लस 1 कितना बनेगा, 54 और 55, आपको बाई 2 आएगा यहाँ पे, मतलब 2 आएगा यहाँ पे नीचे, लेकिन इसको ऊपर ले जाती हूँ, और कितने में से, 100 पे से, 100 नहीं, 100 पे तो नहीं 100 पे नहीं रहेगा ये, तो बस इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है, डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे, 100 आएगा, टोन की बात कर रहा है नहीं, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो हम इस पे डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये 5 पे चला जाएगा आपका, ओके, जो कितने पे जाएगा, 750 यहाँ पे, 11 पे, और ये 5 पे 15, तो आपका आएगा ऑलमोस्ट ये 30,000, हाँ 30,000 टोन ये निकलेगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। देखिए जो हमारी प्राइमरी, जो जिसमें न्यू इश्यू होते हैं शेयर्स, और सेकेंडरी में जो ऑलरेडी इश्यूड होते हैं शेयर्स, उनकी मार्केटिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। तो दोनों ही मार्केट एक दूसरे की क्या होती है, एक दूसरे की पूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है ईच अदर। राइट ऑप्शन रहेगा डी। Contingent liability. Contingent liability appears as a footnote in the balance sheet due to convention of हम अपने जो अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को एक फुटनोट में दिखाया जाता है। वो किस बेस पे होता है, वो हम फुल डिस्क्लोजर में, इन केस इन फ्यूचर में हमें ये लायबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है, तो किस में आएगी, ए में, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ये हमें कहता है कि हम जो भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है उनको फुटनोट में दिखाएं। ओके, 65, सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स हमारी किसकी इक्वल होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन में जंप करते हैं, जो होती है सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, मतलब दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारी कॉस्ट आई गुड्स की और साथ में जो प्रॉफिट मिला हमें, उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी सेल आ जाएगी। राइट ऑप्शन है सी। ओके, ड्यूअल एस्पेक्ट रिजल्ट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हम ड्यूअल एस्पेक्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसका रिजल्ट पूछा है, कौन सा है। तो जो हमारी एसेट डबल 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 जो हमारी डबल एस्पेक्ट होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कह सकते हो, तो जो हमारी एसेट होती है किसकी इक्वल होनी चाहिए, कैपिटल और लायबिलिटी की इक्वल होनी चाहिए, दोनों बैलेंस में होनी चाहिए, है ना। राइट ऑप्शन रहेगा सी। 67, कम्स अंडर द एक्वायर्ड मोटिव्स आर। कह रहा इनमें से एक्वायर्ड मोटिव आपका कौन सा हो सकता है। देखो हंगर और फियर एक्वायर्ड नहीं है, वो आपका नेचुरल है, वो होगा ही होगा। आपको मतलब एकदम से आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको कोई भय भी हो सकता है, आपको भूख प्यास है, ये एक्वायर्ड नहीं की जा सकती, ये नेचुरल है आपके अंदर। सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे हैं तभी वो नेचुरल है, वो एक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मोटिव जो है ना, कोऑपरेशन और कंपटीशन, ये आप एक्वायर करते हो, आप किसी के साथ कोऑपरेशन कर रहे हो तो एक्वायर्ड है, आप चाहते हो, है ना, वो आपने सीखा है। तो एक्वायर्ड मोटिव्स कौन से हो सकते हैं, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। 68, अकॉर्डिंग टू टर्मन
द इंटेलिजेंस quotient of the mental retarded children is, टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की जो भी है मीन्स जो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी आईक्यू कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 70, 68 का रहेगा बी। लेस देन अगर 70 है किसी भी बच्चे की आईक्यू तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेड होगा। ओके ओके नाउ 69, हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब आप पूछोगे ये क्या बला है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कोई डायरेक्टर थे, फॉर्मर डायरेक्टर थे किसके, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला के, ठीक है। उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट दिए थे, ओके कंस्ट्रक्ट किए थे मीन्स, और वो कितने थे, 5 थे। राइट ऑप्शन रहेगा डी। 1955 में 1955 हाँ 1955 के आसपास ही था शायद यही है आई थिंक। 1955 में ही दिए थे इन्होंने ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश के थे। ओके 70 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom communication is anything that convey meaning that carries message from one person to another। इसमें कहा गया है कि कम्युनिकेशन वो चीज है जो कन्वे करते हैं हम एक तरह से मीनिंग के रूप में मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो ये किसने दी थी डेफिनेशन, तो 70 का आंसर होगा ब्रूकर ने। राइट ऑप्शन रहेगा ब्रूकर। ओके 71 क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बनाने के लिए हमें जो आइटम्स चाहिए हम P&L से भी लेते हैं, बैलेंस शीट से भी लेते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है वो भी ले लेते हैं। राइट ऑप्शन रहेगा डी। 72, विच इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आफ्टर द फॉलोइंग, कुछ हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कह रहा है कौन सी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन्स कॉन्टिजेंट नहीं है, ये हमें पता है कि हमें लायबिलिटी पे करनी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये भी हमें पता है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पता चल गया तो इसको भी पे करना, ये कॉन्टिजेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप बिल डिस्काउंट करा लेते हो और इन केस थर्ड पार्टी जहां से बिल डिस्काउंट करवाया है वहां पे नहीं कर पाती है, तो एक तरह से आप मान के चलते हो इन केस आपको ये लायबिलिटी हो सकती है, ठीक है। पे कर देता तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पाता है तो वो आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। राइट ऑप्शन क्या रहेगा डी। ओके नाउ 73 क्वेश्चन, which is the last step of accounting as the process of information। जब इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग का जो लास्ट स्टेप है एज ए इंफॉर्मेशन प्रोसेस, वो लास्ट स्टेप क्या होता है। तो लास्ट स्टेप आप क्या करते हैं, अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, अपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, आप क्या करते हैं, आप उसको कम्युनिकेट करते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी अदर पार्टीज हैं जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं उनको आप कम्युनिकेट, वो उन इंफॉर्मेशन को वहां से ले सकती है प्रिपेयर करने के बाद। राइट ऑप्शन है बी। 74, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड इन। मान लीजिए आप नई मशीन लेकर आए हो और उसको एस्टेब्लिशमेंट में आपने कुछ एक्सपेंसेस लगा दिए, तो उसको डेबिट कहाँ करेंगे, क्योंकि वो हमारी एसेट है। और इंस्टॉलमेंट के टाइम में अगर कोई भी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी अकाउंट में ही जाते हैं, मतलब एसेट के अकाउंट में जाते हैं। तो मशीन अकाउंट के अंदर ही वो एज ए कैपिटल एक्सपेंसेस ही उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। राइट ऑप्शन रहेगा ए। 75, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ पे, अहमदाबाद में है, ठीक है। राइट ऑप्शन है डी। 76, which is the first source in the phase of motivation। हम मोटिवेट कब होते हैं, उसका फर्स्ट फेज क्या होता है। तो माय डियर, जब तक आपके पास नीड नहीं होगी तो ड्राइव्स नहीं आएंगे। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, नीड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी आप मोटिवेट होते हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ सीखने के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। हाँ, किस चीज के लिए, जब आपके पास नीड होंगी तभी वो ड्राइव्स उस नीड की तरफ आपको लेकर जाएंगे। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी। 77, from the following which is not the characteristic of a good test। आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नहीं ये पूछे, देखो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके पीछे, डिस्क्रिमिनेशन तो सबसे अलग होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई तो भिन्नता होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी बहुत जरूरत है, लेकिन सब्जेक्टिविटी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। राइट ऑप्शन रहेगा बी।
78 कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये पूछा है। तो माय डियर फ्रेंड्स 78 का रहेगा फर्स्ट आंसर ये इसका, विच आर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब एक कंपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज करती है तो वो उसका एक फिक्स्ड एसेट उसकी क्या लॉन्ग टर्म एसेट है और वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा ए। जब आप इन सभी को रीड करते हैं तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते थे, मतलब इनको जो बी सी डी है इनको एलिमिनेट इजीली किया जा सकता था अगर आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या है। 79 में क्या पूछे हैं आपको, इन अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज। अमेलगमेशन हो रहा है किसका, पार्टनरशिप फर्म का। अब जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसका क्या होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि किसने कमाया है, पार्टनर्स ने तो कमाया था, तो रिवैल्यूएशन होने के बाद उनके जो कैपिटल अकाउंट है उनके अंदर वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा सी। अब बात करते हैं शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर। हम शेयर्स को फॉरफिटेड कब करते हैं, ठीक है, जब वो हमने उनके ऊपर कॉल किया मनी के लिए और उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो हम क्या करते हैं, फिर उनको बाद में उनको बार बार कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपके फॉरफिट कर लिए जाएंगे और उनके टाइम लिमिट देते हैं। अगर वो फिर भी पे नहीं करते तो उनके फॉरफिट कर लिए जाते हैं, शेयर को, अंशों का हरण कर लिया जाता है। तो क्या करेंगे, नॉन पेमेंट ऑफ होल मनी। 81 which one is not a type of mental emotions of the child according to बर्नर, तो सॉरी ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूति का तरीका कौन सा नहीं है, ये पूछा है। कौन सा नहीं है, देखो एक्टिवनेस हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, आइकॉनिक भी हो सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये इसने नहीं दिया। ब्रूनर ने ऐसा मेंटल इमोशंस की बात करें तो उसके ऊपर ऐसा कोई टाइप ऑफ मेंटल इमोशन नहीं दिया। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 82 एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इन प्रिपेयरिंग। जो एक्सपेंसेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस में, कब क्या प्रिपेयर करेंगे तब हम एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करेंगे, कैश बजट में, कैपिटल में, मास्टर में, फ्लेक्सिबल। जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है या फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, सेम ही है, उन सबको हम क्लासिफाई कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा डी। 83 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज डिक्लेयर्ड इन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कब आई थी, तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये 1991 में आए थे, जब हमारी एलपीजी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब आए थे देश के अंदर, मतलब हमारे देश को इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था। और ये किस कब किया गया था, ईयर 1991 में। अगर आपको जुलाई भी नहीं पता था लेकिन ईयर पता था तो भी आप इसको इजीली आंसर कर सकते थे। राइट ऑप्शन रहेगा ए। According to Jean Piaget, the period of concrete operational stage, concrete operational, Jean Piaget के अकॉर्डिंग मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, तो कब आती है, 7 to 12 years। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक बच्चा यूज करने लग जाता है। ठीक है, ओके। 85 हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोशार्स इंक ब्लोट टेस्ट। रोशा का स्याही धब्बा प्रशिक्षण में कितने कार्ड किया गया, जो मतलब इन्होंने जो इंक ब्लोट टेस्ट था उनके कितने कार्ड्स का यूज किया गया ये पूछ रहा है इसमें। तो 85 का रहेगा, इसने 10 कार्ड्स का यूज किया। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा डी। सिडबी इज, जो हमारे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है हमारा, वो एक क्या है, जब इसमें पीछे नाम ही लगा हुआ है डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली ये क्या है, आईडीबीआई का एक सब्सिडरी है सिडबी, तो ये डेवलपमेंट बैंक है। ओके, अगर इसकी फुल फॉर्म आपको पता है तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते थे। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए, ये क्या है, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे, तो राइट ऑप्शन रहेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब एसेट उनके लिए तो वही है ना, बैंक के लिए जिसके ऊपर उन्होंने क्या दिया, लोन दिया, और लोन अगर वापस उन्हें नहीं मिल रहा है, मतलब एक तरह से जो इंस्टॉलमेंट बना रखी थी और उसके ऊपर वापस पैसा नहीं मिल रहा है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई, है ना, वो मर गई एक तरह से। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी।
88 द चार्टर ऑफ कंपनी इज ए, कंपनी का चार्टर क्या होता है? एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। लड्डू क्वेश्चन था। 89 क्वेश्चन देख लेते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी डिपार्टमेंट टू क्यू, गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है पी डिपार्टमेंट से क्यू डिपार्टमेंट में, किसके ऊपर? कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट के ऊपर 25% उसके ऊपर ज्यादा पैसा लगा के, चार्ज करके एक डिपार्टमेंट से दूसरे में ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर, मतलब कॉस्ट को ज्यादा बढ़ा के 25% ज्यादा लगा के जितनी भी आई थी उसके ऊपर, उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है गुड्स को। द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिवर्स ऑन द क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ऑफ क्यू डिपार्टमेंट विल बी। 89 की बात करें तो सेल्स हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 20,000 है, और कॉस्ट दे रखी है आपको, कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट प्लस 25, मतलब 25 किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। तो मैंने सेम पीछे जो आपको बताया था ना, यहाँ पे सेल कितनी हो गई आपको? 125 नहीं हो गई? बट आप कॉस्ट के अंदर जब प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल कितनी आएगी? 25 आएगी ना। अब ये कितना बन गया? एक तरह से देखा जाए तो 25 का 1/5 रह गया ना, ये 1/4 था, ये 1/5 है, ठीक है। तो 20,000 का 1/5 कितना रहेगा? 20,000 का 1/5 बताइए कितना रहेगा? 5 पे चला जाएगा, नीचे 4 पे चला जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो कितना रहेगा? 4,000। राइट ऑप्शन है सी। ओके, मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, मिनिमम रेंट को क्या कहते हैं? इसको डेड रेंट बोलते हैं, ठीक है, राइट ऑप्शन है सी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91 who says the evaluation may be defined as a systematic process of determining the extent to which educational objective are achieved by pupils। definition दी गई है, हिंदी वाले बच्चे अगर नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ देख लीजिएगा। मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया। ये किसने दी? ये डेफिनेशन किसने दी है? राइट ऑप्शन रहेगा इसका डांडेकर ने, ठीक है, राइट ऑप्शन है ए। ओके, गुडविल, यहाँ पूछे गुडविल क्या है? मतलब ख्याति। गुडविल एक आपका इंटेंजिबल एसेट है, यस, राइट ऑप्शन है इसका सी। इसके बाद है पूर्व, फोरसाइट, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत को निहित होती है? सीखने के किस, अच्छा, फोरसाइट इज कंसिस्टेड इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब एकदम से आपको फोरसाइट हो जाए आप किसी प्रॉब्लम में, और एकदम से आपके वो कहना बत्ती जल जाना दिमाग की, वो कब होती है? मतलब कौन सी उसमें सिद्धांत में दिए गए? वो दिया गया इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग में, दिमाग की बत्ती जल जाना एकदम से, है ना, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। ओके, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द सेक्शन ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड का सेक्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत कपट की धारा किसमें दी गई? कपट की धारा किसमें, मतलब जो फ्रॉड का केस होता है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? वो किया गया 17 में। इसको एक चीज और याद करें, सेक्शन 17 आर्टिकल है वो, वैसे खैर सेक्शन नहीं है वो, आर्टिकल 17 में छुआछूत से रिलेटेड हमारा जो सभी हमारा वो है ना आर्टिकल है, वो उससे रिलेटेड भी है, मतलब दोनों को रिलेट कर सकते हो आप एक तरह से, यू कैन से वो फ्रॉड से, ये फ्रॉड से है सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और वो हमारे संविधान का जो सेक्शन आर्टिकल 17 है वो क्या बताता है? छुआछूत का। मुझे एकदम से वो अभी अभी मेरे वो क्या बोलते दिमाग की बत्ती जल गई इसको देखकर। चलो खैर, टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, जो हमारी टीम टीचिंग है किसने दी थी? ये किसने, इसका विकास किसने किया था? तो माय डिफरेंस ये किसने किया था? जे फ्रीमैन ने, जे फ्रीमैन, राइट ऑप्शन है इसका डी। या इसको लर्न करने का देखो, जो फ्री बंदा होगा, फ्री मैन होगा, वो ही फ्री क्या कहेगा? जब एक टीम पूरी, मान ली क्लास में एक तो एक टीचर है, वो फ्री होकर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन 3-4 टीचर हैं तो एक तरह कह सकते हैं फ्री हो गए वो लोग, ठीक है। तो किसने दिया था? फ्री मैन ने, मतलब एक तरह से इसको लर्न करने का एक ट्रिक है सिंपल सा, कि आप इसको इसके बिहाफ पे आप यूज कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। ओके, ठीक है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण का प्रकार है पीपल ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट इज,
तो पीपल ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट, हाँ व्यक्तिगत प्रशिक्षण का प्रकार है, कौन सा है? 96 का रहेगा सी, बैचलर वैल्यू टेस्ट, ये इन्होंने दिया था। ओके, व्यक्तिगत प्रशिक्षण का एक प्रकार ये वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, जो हमारे प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल हैं जितने भी दिए गए, जो किसी ने भी दिए, चाहे वो आपके एफडब्ल्यू टेलर ने दिए, हेनरी फ्योल ने दिए, किसी ने भी दिए, क्योंकि मैनेजमेंट के सिर्फ एक हेनरी फ्योल ने दे रखे, और लोगों ने भी दे रखे हैं, ठीक है। तो उन जो प्रिंसिपल हैं वो एक्चुअली में क्या नहीं है ये पूछा है। तो माय डिफरेंस, जो मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, यूनिवर्सल हैं, क्योंकि हर जगह यूज किए जा सकते हैं, और ये बिहेवियरल भी है, लेकिन आप उन्हीं को एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि यही है तो ही मैनेजमेंट, अदरवाइज नहीं है, तो एब्सोल्यूट नहीं, उसके अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं, राइट। तो राइट ऑप्शन है ए, नहीं पूछा इसने। आके बीमा दावों से संबंधित कानूनी व्यय जोड़े जाते हैं, ये क्या हुआ? Just hold on. Yes, we are here. बीमा दावों से संबंधित कानूनी व्यय, कानूनी लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम आर, तो इनको क्या कहेंगे? इसको जैसे हमारे पास दे रखा है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होंगे, प्रीमियम होंगे, क्लेम्स होंगे। तो देखो जब क्लेम्स की बात करते हैं तो क्लेम्स ही होंगे ना, जब आप इंश्योरेंस क्लेम्स होंगे तो क्लेम्स ही होंगे आपके। 98 का रहेगा सी। बात यहाँ पे बीमा दावों की जाती है, दावों में ही तो होंगे, दो दावों में ही तो जोड़ेंगे आप, राइट ऑप्शन है सी का। ओके, 99 विच प्लान स्कूल इज कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन होम, इनमें चिल्ड्रन होम किसने दिया था? ये डाल्टन का जो प्लान है ना, उसके अंदर कहा है कि जो स्कूल को एक तरह से बच्चों का घर समझना चाहिए। किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? तो डाल्टन योजना में, ठीक है। डाल्टन ने जो इंडिया में योजना दी थी उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि स्कूल को बाल गृह समझिए। ओके, who cannot directly express their anger, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वो किस तरह के होते हैं? वो मानते हैं एस्थेनिक, लंबकाय, इस कैटेगरी में आते हैं वो, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। थैंक यू सो मच, आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। गुड लक, गुड बाय।